Okay. So yesterday we finished the A section, and now we'll be going to the B section, 5B. Okay, we'll learn about relative atomic mass, relative molecular mass, and mole concept. Okay, now what is the meaning of relative atomic mass? ओके, अब एटॉमिक वेट का कंसेप्ट तो हमको पहले से पता है। हमको ये पता है कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों का वेट एक एक होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एंड अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर होता है 8 एटम्स, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो इट्स टोटल एटॉमिक वेट विल बी हाउ मच? इट विल बी 16। ओके, if we talk in grams का value, then mass of hydrogen atom is found to be 1.6735 into 10 to 24 grams। ऑक्सीजन का इतना है। ओके, सो वगैरह वगैरह, यहाँ पे इसका अलग अलग एग्जांपल दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज के पहले, और एटॉमिक वेट, ओके, अगर कोई भी चीज के पहले अगर रिलेटिव अगर डाल दिया है, देन वी आर टेकिंग रेशियो विद द सेम क्वांटिटी। Okay, like if you observe the formula given over here, then the formula for relative atomic mass is what? Mass of one atom of that element upon 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. Now carbon का atomic number is 6 and atomic weight is 12, है ना? कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन टोटल मिला के उसका वेट कितना हो गया? उसका वेट हो गया 12। अगर मैं 12 को डिवाइड बाई 12 करूंगा, 1/12, तो मुझे क्या मिलेगा? 1। So if I take one carbon and if I divide the weight of that carbon by 12, then I will get one atomic mass unit. Okay, so relative atomic mass unit is what? Mass of one atom of that particular element upon one atomic mass unit, which is 1/12 of carbon 12 atom. ओके, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द रिलेटिव मास। मतलब कार्बन के कंपैरिजन में, कार्बन के 1/12 के कंपैरिजन में इसका वेट कितना है। ओके, लेट अस कंसीडर ऑक्सीजन नाउ। लेट अस फाइंड आउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर हम देखेंगे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16। ओके, तो ऊपर जो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट है वहाँ पे आएगा कितना? 16। एंड मास ऑफ द carbon 1 C12 divided by 12 will be equal to 1 atomic mass unit. So therefore 16 upon 1 will be 16 only. Hence relative atomic mass of oxygen is 16 units. Okay, because it is mass upon mass, relative atomic mass will not have any particular unit, kg, ग्राम कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये है रेशियो सेम क्वांटिटी का। तो कभी भी हम सेम क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं तो वो प्योर रेशियो होता है, प्योर नंबर होता है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। Okay, I hope you understood this. So atomic mass unit is defined as 1/12 of the mass of carbon unit. तो हम लोग जो कार्बन का वेट है उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमको 1 AMU मिलेगा। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ओके, now fractional atomic masses. Now what is the meaning of that? It is observed that most atomic masses are not whole numbers. Okay, now sometimes अगर तुम देखोगे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या दिया है? क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया हुआ है अपने को पीरियोडिक टेबल के अंदर 35.5। ओके, अब 35.5 कैसे हो गया? हाउ कैन एटॉमिक मास बी इन डेसिमल? Now we have studied previously then that atoms do not exist as आधा एटम करके नहीं हो सकता, आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन करके तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्लोरीन का मास 35.5 कैसा आया? दैट इज व्हेन वी कंसीडर फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। अब इसका मतलब क्या होता है? क्लोरीन जो है वो दो आइसोटोप है क्लोरीन का, एक का एटॉमिक मास है 31 35 और एक का एटॉमिक मास है 37। तो देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, one is chlorine 35 and the other is chlorine 37, and the ratio in which they exist in nature, ठीक है, हमारे नेचुरली में हम अगर क्लोरीन सैंपल कैसे अगर ले रहे हैं, then the ratio in which they exist in nature is 3:1. Okay, 75% of all the available chlorine in nature is having atomic weight of 35, and just 25% of all the, what do you say, chlorine available in nature is having atomic weight of 37. So 75 upon 25 क्या होता है? 3:1. So what we'll do is that we will multiply this atomic masses with this ratio. Okay, so 35 3s are because 35 का रेशियो है 3 times, 37 1s are because 37 का रेशियो है 1 अपॉन 3 + 1 टोटल रेशियो इज 4। इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो तुमको 35.5 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज नॉट एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक क्लोरीन एटम है जिसके पास 35.5 एटॉमिक मास है कि उसके पास एक आधा न्यूट्रॉन या फिर आधा प्रोटॉन आ गया, नहीं। क्लोरीन एग्जिस्ट करता है दो आइसोटोप के फॉर्म में, और हमने जब उन दोनों आइसोटोप के फॉर्म में इन नेचर वो जिस क्वांटिटी में अवेलेबल है उसके साथ मिला के हम लोग ने जब मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के उसका एक एवरेज निकालने का कोशिश किया, फ्रैक्शन निकालने का कोशिश किया, हेंस वी गॉट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज 35.5। एक्चुअली में अगर तुम्हारे पास एक क्लोरीन का सैंपल है, ना ही उसका वेट या तो 35 होगा या तो 37 होगा।
35.5 उसका वेट नहीं होगा, ठीक है, फाइन. Mass of iron is gained, mass of an iron will be same of that of the mass of the parent atom. Mass of chlorine ion will be equal to the mass of chlorine. Why? Because even if you add or subtract a particular electron, it will not cause any change in weight. Electron is not having any weight. Okay. अभी रिलेटिव मॉलिकुलर मास, अभी हम लोग ने जो ऊपर रिलेटिव एटॉमिक मास देखे थे ना, सेम एग्जैक्ट डिट्टो डेफिनेशन लगाने का है, बस सिर्फ जहाँ जहाँ पे एटॉमिक है वहाँ पे मॉलिक्यूल आ जाएगा. तो हम नॉर्मल हमारे पास अगर एटम है लाइक क्लोरीन कार्बन वगैरह कुछ भी, तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं. बट इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल देन वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव मॉलिकुलर मास. ओके. अभी देखो, अगर हम पूछा गया कि H2SO4 का मॉलिकुलर मास कितना रहेगा, तो हाइड्रोजन का वेट कितना है? हाइड्रोजन का वेट है 1 और 2 हाइड्रोजन है, सो देयरफॉर 2 into 1 है ना, प्लस सल्फर का वेट कितना है? 32. सल्फर का एटॉमिक नंबर is 16. It contains 16 proton and 16 neutron. 16 plus 16 will become how much? It will become 32. तो 32 और ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन है. एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16 और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो 4 into 16. इसको तुम पूरा सॉल्व करो, तुमको वैल्यू आ जाएगा एंडिंग में 98. So hence I can say that the molecular mass of sulfuric acid H2SO4 is 98 AMU, atomic mass unit. Or I can say that one molecule of H2SO4 is 98 times as heavy as 1 upon 12th mass of carbon 12 atom. So this is with respect to the relative वाला definition. Okay, तो ये हो गया relative molecular mass. It is the same concept. यहाँ पे तुमको पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट और एमोनियम सल्फेट का तुमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है. तो बेसिकली फॉर दैट यू मस्ट नो द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर. अच्छा, देव गिवन कॉपर का एटॉमिक वेट इज 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1. तो CuSO4 ना, एक बार Cu प्लस एक बार सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन प्लस 5 टाइम्स द एंटायर वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल में ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन का वेट इज 1 एंड 2 हाइड्रोजन 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का वेट इज 16 और एक ही ऑक्सीजन है प्लस 16. उसको तुम पूरा सॉल्व करो तो तुमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4 मिल जाएगा 249.5 AMU. इन दैट वेरी सेम मैनर यू कैन आल्सो कैलकुलेट फॉर NH4 अमोनियम सल्फेट आल्सो चलेगा. ओके, next let us go to the next topic, gram atomic mass. Okay, now what is the meaning of gram atomic mass? अगर कोई भी हम एटॉमिक मास ले लेंगे, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का वेट है 16 AMU, और अगर मैंने उसी चीज़ को अगर ग्राम में ले लिया तो वो क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास. द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ओके, इज कॉल्ड एज gram atomic mass. So therefore gram atomic mass of oxygen is 16 grams. Gram atomic mass of nitrogen is 14 grams. Gram atomic mass of oxygen is 6, ऑक्सीजन तो यहाँ पे लिखा हुआ है. अच्छा, कार्बन इज 12 ग्राम्स. ओके, तो जितना भी उसका एटॉमिक वेट है, मॉलिकुलर वेट है, अगर तुमने उसको ये ले लिया, क्या बोलते हैं, ग्राम में ले लिया, तो क्या रहेगा वो? ग्राम एटॉमिक मास या तो फिर ग्राम मॉलिकुलर मास. So whatever is the weight, you just take it in grams. Okay, now we have seen this in this sum over here. The weight of sulfuric acid ka molecule was 98 AMU. Okay, so what will be the gram molecular mass of sulfuric acid? It will be 98 grams. ठीक है, समझ में? तो अगर मैं 98 का हाफ कितना होता है? 49. अगर मैंने 49 AMU H2SO4 अगर 49 ग्राम्स का अगर मैंने H2SO4 लिया, then it is half gram molecular mass. Okay, not a full gram molecular mass, because I have taken number of grams which is equal to half of the weight of sulfuric acid. Okay, so molecular mass of a substance expressed in grams is called as gram molecular mass or molar mass. तो हम लोग gram molecular mass को molar mass भी बोल सकते हैं. ठीक है, so this is an easy concept. Now we'll go to the main concept over here, the concept of mole. Okay, यही हमारा चैप्टर का नाम में भी आता है, मोल कंसेप्ट. तो हमने इसके पहले जो भी स्टडी की है वो हमारा एक रिवीजन टाइप का रहेगा, ताकि हम ये टॉपिक तक का पहुंच पाए. ओके, ना मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग अगर देखेंगे, व्हेन वी कंसीडर द रिएक्शन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, देन दे आर सो टाइनी, ions they are so small that even if you take 1 gram of something, even if you take 1 gram of oxygen, then that 1 gram of oxygen contains billions and billions of oxygen molecules. Okay, इनफाइनाइट नंबर जितना. ओके, तो हमने क्या किए, अगर हम इतने छोटे छोटे क्वांटिटीज के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग ने एक अलग कंसेप्ट निकाले और निकाल के उसको मोल बोले. ओके, दैट मोल इज अप्लाइड टू वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वेरी टाइनी लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. उस लेवल पे हम लोग मोल को यूज करते हैं. ओके, सो व्हाट इज अ मोल?
A collection of 6.022 into 10 raised to 23 elementary particle is called as 1 mole. Okay, this number 6.022 into 10 raised to 23, this particular number is called as an Avogadro's number. Okay, यहाँ पे बीच में into है 6.022 into cross वाला into 10 raised to 23. Okay, so that is called as Avogadro's number. तो मैंने अगर 6.022 into 10 raised to 23 molecules of oxygen gas ले लिया तो मेरे पास 1 mole of oxygen gas है. अगर मेरे पास 6.022 into 10 raised to 23 molecules of nitrogen gas ले लिया तो मेरे पास 1 mole of nitrogen gas है. ठीक है. So elementary particle, it is not gram, it is not kilogram, it is number of particles. Okay, you have to have these many atoms of these many molecules. 1 मोल ऑफ हीलियम कितना रहेगा? अभी अपने को पता है कि हीलियम एटॉमिक फॉर्म में रहता है, हीलियम मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहता. ओके, तो इसके लिए अगर मैं बोलूंगा 6.022 into 10 raised to 23 atoms of helium, they will form 1 mole of helium gas. Understood? A mole is simply like a dozen or a gross. अभी जैसे कैसे हम लोग एक डजन बोलते हैं, एक डजन एग, हम लोग जैसा यूनिट है, एक डजन एग का कोई ये नहीं होता है. हम लोग एक डजन किलो नहीं बोलते, हम लोग एक डजन मीटर नहीं बोलते, एक डजन अपने आप में एक यूनिट है. तो सेम वैसा ही हम लोग मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स करके हम डिफाइन कर सकते हैं. Okay, a mole is the smallest amount of pure substance containing same number of chemical unit as there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12. Okay, now 12 grams of carbon 12 is what? It is 1 gram atomic mass, 1 gram molecular mass. नहीं, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बन ले लिए तो मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन. ओके, और उसके अंदर कितने पार्टिकल रहेंगे, कितने कार्बन रहेगा, कार्बन एटम रहेगा उसके अंदर रहेगा 6.022 into 10 raised to 23 number of carbon units. Okay, fine. So this number is called as Avogadro's number. Very important number, you have to memorize this. ये number तुमको हमेशा याद रहना चाहिए. Okay, अच्छा, 1 ग्राम molecular mass, अगर मैं 1 ग्राम molecular mass लूंगा कुछ भी, 14 ग्राम of nitrogen is 1 mole of nitrogen. It contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules of nitrogen, and its volume will be 22.4 liter at standard temperature and pressure. It is fixed, it's a law. 1 gram molecular mass of helium will be equal to 1 mole of helium. It will be equal to 6.02 into 10 raised to 23 molecules of helium, and the volume of that will be 22.4 liter at STP, standard temperature and pressure. It is fixed. Okay, तो यहाँ पर ही सेम मोल ऑफ एटम करके दिया हुआ है. ठीक है, मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल एक ही बात है. अच्छा, मोलर वॉल्यूम कितना होता है? अगर मैं एक मोल ऑफ कुछ भी लूंगा, एक मोल ऑफ एनीथिंग, देन द वॉल्यूम ऑफ दैट विल बी 22.4 लीटर. लीटर को हम लोग डीएम क्यूब भी बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब. ओके, या तो फिर 22,400 ml, बिकॉज एक लीटर में 1000 ml होता है, और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मोल वॉल्यूम और मोलार वॉल्यूम, क्योंकि एक मोल में इतना वॉल्यूम होता है. यहाँ पे देखो पूरा एग्जांपल दिया आपने को. सल्फर की अगर मैं एक मोल की बात करूंगा, सल्फर का मोलार मास 64, तो अगर अपन 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो उसका वॉल्यूम रहेगा 62.4. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी दिस मच. ओके, सल्फर एक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर एक होता है, तो एस एटम विल बी 1 into number of molecules, which will be this thing only. and हर एक SO2 मॉलिक्यूल के अंदर डबल ऑक्सीजन है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना है ना, 6.022 10 to 23. so oxygen will be double of that. Okay, because these many molecules are present, and inside each molecule I'm having 2 oxygen atoms. So if you multiply this by 2, then you will get the total number of oxygen atoms. Same thing you also have to apply for ammonia and calcium chloride also. अमोनिया का हम लोग बात अगर करेंगे तो उसका मोलर मास कितना होता है? 17 ग्राम से उसका ग्राम मोलिकुलर मास हो गया. वॉल्यूम कितना रहेगा? एक मैंने अगर मोल ले लिया तो उसका वॉल्यूम है 22.4. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना रहेगा. नाइट्रोजन एक ही है, हाइड्रोजन कितना है? 3, तो 3 into Avogadro's number. Okay, same you can also do for calcium chloride. So this is how we can find out there are how many molecules of something in a given sample. अगर मैंने तुमको 50 ग्राम of something I gave 50 grams of carbon dioxide. Okay, and you know that carbon dioxide का मोलार मास कितना है? आई थिंक इट इज O2 ना, 32 plus 12 is equal to how much? 44. Yeah, 44 grams of carbon dioxide is 1 mole. Okay, now suppose if I give you 44 का डबल कितना है? 88. I give you 88 grams of carbon dioxide, then you can say that 88 grams of carbon dioxide is basically 2 moles. And if it is 2 moles, then it will contain 2 into 6.022 into 10 to 23 number of molecules. ठीक है, कार्बन एक मॉलिक्यूल में एक ही होता है, तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उतना ही कार्बन भी है, और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन है. सो इफ यू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय 2, you will get the total number of oxygen.
Okay, I hope you are getting that. Okay, if you're having any doubt in this calculation part, in this yeah part, so you can message me again. I'll explain to you this sum entirely on WhatsApp and this thing. And whatever sum we are having, don't worry, we will do again. I'm telling you again and again. Once we start normal lecture and everything, then I will do the sums. And if you're having any topic in any subject, we can do that again. यहाँ पे तो sums ही भरे हुए हैं, अरे बाप रे बाप. ठीक है. हाँ, तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं. उसका ये क्या रहेगा. हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट, जस्ट लेट मी सी. वन. अरे बाप रे, तो होने आ रहा है. नहीं, यहाँ पे 5C भी है. 5C is based on empirical formulae and then sums. Okay, fine. This chapter is majoritarily it is based on sums. Okay, so until and unless 5E तक है. 5E तक है. अरे बाप रे बाप. CDE. अच्छा ठीक है. 5E तक का भी अगर रहेगा ना, तो मैं हर एक टॉपिक में क्या देख रहा हूँ मैं कि वहाँ पे थियरी कम है और सम्स ज़्यादा है हर एक टॉपिक में, ABCD सब में. तो ठीक है, हम लोग पहले थियरी ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं सम्स का क्या रहेगा. वी विल ट्राई टू make a adjustment for that. Fine. Okay, now let us go to the next theoretical topic. Acha, and Abdullah, also one more thing. You see, if you can, I've explained all the theory behind the sums. Okay, and I've explained a few examples also. You see if you can get the answer. If you can get the answer, then very fine. We can go ahead with the next topic. Okay, and whatever you don't get, then you tell me that. So in by that method, in this online way, we can make it easier for us to solve. Okay, otherwise if I solve all these sums on online, then it will take a lot of time for me, and basic theory behind that I've explained. So okay, fine, if you don't get it, then I'll do it online, no problem with that. But if you just see to it if you can get the answer or not. Okay, now applications of Avogadro's law. Avogadro law का जो explanation है यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट है. फर्स्ट इट एक्सप्लेन्स Gay-Lussac law. ओके, Gay-Lussac law का मतलब क्या होता है कि हमें देखो, हमने पढ़े थे कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्ट करके अगर ये फॉर्म कर रहा है, तो इट विल बी ऑलवेज फॉर्मिंग इन होल नंबर्स. ओके, लाइक H21 C2 Cl21, और इट इज फॉर्मिंग two volumes of HCl. So if H2 is n and Cl2 is n number of molecules, then HCl will be double of that. Okay, so we can calculate the number of molecules by Avogadro's law. A particular volume of hydrogen will have n number of molecules, for example. Okay, chlorine also अगर मैं उतना ही same ले लूँगा, by Gay-Lussac's law we know that equal volume will contain equal number of molecules. Avogadro's law है ना. तो अगर मैंने H2 वॉल्यूम का मैंने अगर लिया, तो Cl2 का भी सेम वॉल्यूम का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा. Avogadro's law क्या बोलता है, नो मैटर व्हाट सैंपल ऑफ गैस यू टेक, इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज केप्ट सेम, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ईच एंड एवरी गैस सैंपल विल प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर मैंने 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया तो उसके अंदर n मॉलिक्यूल है. सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैंने क्लोरीन लिया तो उसके अंदर भी n मॉलिक्यूल्स रहेगा. एंड n मॉलिक्यूल्स मिला के टोटल HCl कितना मिलेगा, 2n मॉलिक्यूल्स है ना, डबल ऑफ दैट. Okay, it is a plus kind of a reaction, n plus n will be forming 2n, hence HCl का volume कितना है, 2 volume. So using Avogadro's law, I can also explain Gay-Lussac's law. So my Gay-Lussac's law will become much more definite, it will become much more solid law. Okay, क्योंकि हम लोग अलग अलग तरीके से भी इसको हम prove कर सकते हैं, और Avogadro law भी हमारा काम में आ रहा है. ठीक है. It predicts the atomicity of gases. ये भी हमने देखे थे. अगर एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, हमने पढ़े थे. एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ समथिंग प्रेजेंट इनसाइड अ मॉलिक्यूल. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिसिटी 2 है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है. क्लोरीन का भी 2 है, क्योंकि उसके अंदर 2 एटम है. दे आर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. वी हैव सीन दिस प्रीवियसली. Okay, so if I'm considering the reaction same, H2 1 volume is reacting with Cl2 1 volume, and it is producing 2 volumes of HCl gases. Okay, according to the Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law proof हो गया. But in order to form, suppose for example हम लोग बात करें 1 molecule of HCl, अगर मुझे वो form करना है, तो I will do what, I will divide the entire reaction by half. Okay, तो ये 1/2 बन जाएगा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम है, तो हाफ मॉलिक्यूल के अंदर कितना रहेगा, एक एटम. हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विल फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl. ओके, सो बेसिकली वी आर बाय डिवाइडिंग 1/2, ये 1/2 जो नंबर मिला, तो इसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है. अगर मुझे 1/3 करना पड़ता तो मैं बोलता कि हाइड्रोजन के अंदर 3 एटम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर. सो वट एवर नंबर आई एम डिवाइडिंग इट विथ,
टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल, मुझे वन मॉलिक्यूल ही फॉर्म करना है। वन मॉलिक्यूल के अंदर मैं यहाँ पे जो भी नंबर से डिवाइड करूंगा मुझे वो एटॉमिसिटी प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है, फाइन। सो वी कैन डिवाइड अ मॉलिक्यूल, नो प्रॉब्लम, बट वी कैन नॉट डिवाइड एन एटम। ठीक है, एक एटम के अंदर क्योंकि 2-3 मॉलिक्यूल होता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल x3, x एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसके अंदर 3 एटम है, तो x3 कैन बी डिवाइडेड बाय 3 because dividing that molecule by 3 I will get one atom of x. Okay, so atoms are indivisible, you cannot divide it, but molecules can be divided for theoretical purposes so that we get atom. Behavior of molecule and behavior of atom is also different है, वो हम लोग यहाँ पे neglect कर रहे हैं। One atom of hydrogen will not be having the same behavior as one molecule of hydrogen. ओके, एटॉमिक लेवल पे और मॉलिकुलर लेवल पे बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो हम लोग ये प्रैक्टिकली नहीं, हम लोग थियोरेटिकली प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं। सेम थिंग हैज आल्सो बीन डन फॉर एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, बिकॉज यहाँ पे हम लोग हाफ मॉलिक्यूल ऑफ एन ले रहे हैं और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब नाइट्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में भी 2 है। Determination of the molecular formula of a gaseous compound. Okay, molecular formulae of a gaseous compound. Okay, now suppose we are considering ammonia. Okay, अमोनिया का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, NH3, है ना। सो व्हाट विल डू इज दैट वी विल सी द रिएक्शन। ओके, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 volumes of hydrogen. This we can find out by experimental methods. Okay, हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, करके देखेंगे कि कितना नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और वो जाके क्या फॉर्म कर रहा है, वो जाके फॉर्म कर रहा है 2 अमोनिया। या फिर हम लोग अगर डिकम्पोज भी कर रहे हैं, फिर आप ब्रेकिंग डाउन अमोनिया, देन 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया will produce 1 volume of hydrogen and 3 volumes of hydrogen. Okay, which can say that 2 molecules of ammonia will produce 1 molecule of nitrogen and 3 molecules of hydrogen. Okay, so what I can do is that यहाँ पे I can say that अमोनिया का 2 molecules ही रहेगा, नाइट्रोजन के 1 molecule के अंदर कितना एटम होता है, 2 एटम होता है ना। तो नाइट्रोजन का देखो यहाँ पे अमोनिया का आई एम कीपिंग 2 molecule सेम, आई एम नॉट चेंजिंग दैट। ओके, if you observe over here, अरे यार ये कहाँ पे गया, let me just highlight this thing. If you are observing over here, then ammonia is kept same, but what we have done is that for nitrogen I have broken from 1 molecule and I have gone to 2 atoms. और ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होता है, तो 3 मॉलिक्यूल कितना रहेगा, 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा 6 एटम, है ना। So to produce 2 atoms of 2 molecules of ammonia, so to produce 2 molecules of ammonia I used 2 atoms of nitrogen and 6 atoms of hydrogen. If you divide the entire equation by 2, 2 divided by 2 will become 1, 2 divided by 2 will become 1, and 6 divided by 2 will become 3. So to produce 1 molecule of ammonia, NH3, I have used 1 nitrogen and 3 hydrogen, NH3. ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिए, हमने ये मॉलिक्यूल्स और ये एवोगाड्रोस लॉ का जो ये है उससे हम लोग ने NH3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हम लोग ने डिराइव कर लिए। सो दिस इज हाउ आई कैन से दैट नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। ओके, अब एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे तो कोई माइक्रोस्कोप या फिर कोई भी चीज काम नहीं करता ना। वी कैन नॉट विजुअली, वी कैन नॉट सी नाइट्रोजन एटम रिएक्टिंग विद 3 हाइड्रोजन एटम। तो हमको कैसे पता चला कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करेगा? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एवोगाड्रोस लॉ। ओके, वी कैन प्रूव इट ओवर हियर. Now next, it establishes a relationship between the relative vapor density of a gas and its relative molecular mass. Now what is the meaning of relative vapor density? Okay, any particular gas will be having its own density. Okay, so therefore relative vapor density will be equal to how much? Mass of volume of V of gas under similar condition, any gas, upon the mass of volume of V of hydrogen gas. So if we divide the density of any gas, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, एनी गैस, मास ऑफ वॉल्यूम मतलब डेंसिटी ही होता है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज डेंसिटी ओनली। ओके, तो अपन कोई भी, अगर हम लोग कोई भी गैस का डेंसिटी को डिवाइड कर रहे हैं हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, रिलेटिव वेपर डेंसिटी। ओके, एंड ऑल्सो आई कैन से दैट रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज ऑल्सो mass of one molecule of that gas or vapor, whatever gas sample I'm taking, whether I'm taking ammonia or nitrogen or oxygen or whatever, upon mass of one molecule of hydrogen, but one molecule contains 2 atoms, and hence we have written mass of 2 atoms of hydrogen. So this is another way in which I can write the formula for relative vapor density. Understood? Relative vapor density is equal to mass of one molecule of gas or vapor or mass of 2 atoms of hydrogen. Okay, so what I can do is that I can take this 2 number on the left hand side and I can multiply it with relative vapor density. 2 times relative vapor density
is equal to mass of one molecule of gas, whatever sample I'm having, upon mass of one atom of hydrogen. 2 atom कहाँ गया? वो 2 हम लोगों ने कॉमन निकाल के वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया. So 2 into relative vapor density is equal to relative molecular mass. Mass of one molecule upon mass of one atom of hydrogen is called as relative molecular mass. Okay, mass of one atom of hydrogen is equal to 1/12 the mass of carbon 12 atom, है ना. एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, और सेम कार्बन का 1/12 होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट. तो कार्बन 1/12 के बदले हम लोग ने 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन बोले, और हम लोग ने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से हम लोग पढ़ चुके हैं. द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव रिटन 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो जो भी मॉलिक्यूलर मास रहेगा, रिलेटिव डेंसिटी वेपर डेंसिटी रहेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तुमको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. Okay, the relative molecular mass of a gas or vapor is twice its vapor density. So we made this formula. We have made the formula of vapor density with mass using Avogadro's law. So this is one of the application of Avogadro's law. ये Avogadro's law हमने बनाया ताकि हमको ये सब चीजें अभी काम में आ रहा है. Okay, fine. मोलर वॉल्यूम तो पता ही रहेगा. अगर हम लोग कोई भी चीज़ अगर 1 मोल लेंगे तो उसको हमें कितना मिलेगा? 22.4 डीएम क्यूब का हमको उसका वॉल्यूम मिलेगा. वो भी हम लोग ने एवोगाड्रोस नंबर से ही यहाँ पे निकाले हैं. ठीक है, बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग ये बोलेंगे, it is found by direct weighing that 1 dm cube of hydrogen weighs 0.089 grams. So हमने direct weighing किए. We used some sophisticated kind of a machine in laboratory and we came up with the conclusion that if I take 1 liter of hydrogen, then 1 liter of hydrogen ka weight is 0.089 grams. Okay, therefore 1 dm cube of any gas whose vapor density is at STDP is D, for example, would weigh D into, because we are calculating this thing. यहाँ पे देखो हम लोग ने ये वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकाले? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला निकाले हम लोग ने मॉलिक्यूलर मास, एक सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन गैस. ओके, हाइड्रोजन गैस के विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग ने जब निकाले है उसका, तो सेम थिंग विल ऑल्सो बी यूज्ड ओवर हियर. We'll multiply it with the molecular mass of weight of hydrogen, and we'll get this thing, vapor density of that particular gas. Or I can say there's another explanation also. D into 0.089 of any gas occupies 1 liter. Okay, so therefore D grams of any gases, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो करूंगा. D into 0.089 is equal to 1 dm cube. So D gram is equal to 1 upon 0.089. This thing will go in denominator. I'll tell you again, D into 0.089 is equal to 1. ओके, 1 वो राइट हैंड साइड पे है इक्वल टू के. अब 0.089 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा. सो डी ग्राम्स इज इक्वल टू 0.0189 वॉल्यूम ऑफ व्हाटएवर. इफ यू डिवाइड 0.089 you will get 11.2. okay, but molecular mass is what? 2 times the vapor density. तो मल्टीप्लाइड बाय 2, 11.2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तुमको 22.4 भी मिल गया है. ठीक है, तो जो अपना मॉलिकुलर वॉल्यूम है, अपना जो मोलर वॉल्यूम है, वो भी हम लोग ने एवोगाड्रोस लॉ से कैलकुलेट करके आराम से निकाल दिया. ठीक है, फाइन. सो इट इज यूज्ड फॉर दैट आल्सो. that same thing they have also used in sums, or your calculation है. Just see to it, these are small sums. You can directly apply the formula and you can get the answer. But there are way too many sums. Okay, अच्छा, this is the basic. They have done the revision of the entire chapter over here, important formulas अब तक का जो हुआ उसका. ठीक है, you can revise this thing before you start with the sums. ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है 5B का. लेट अस गो टू 5C देन. ओके, मैं उसका थियरी पार्ट पहले खत्म कर लेता हूँ, फिर सम्स का हम लोग एंडिंग में साथ में बैठ के देख लेंगे. ठीक है, 5C, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन. ओके, अभी देखो हमारे पास अगर ये है, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है. इट इज मेड अप ऑफ 3 सेपरेट थिंग्स. ओके, तो अज्यूम कर लो कि हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी 10 ग्राम्स. तो हाइड्रोजन कितना हुआ? 10%. हाइड्रोजन 10 ग्राम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स इनटू 100. अगर उसमें सल्फर है 60 ग्राम्स, ऑक्सीजन है 30 grams, for example. These are not the real actual value, I'm just taking an example. So that is how I can explain that percentage composition of a compound is the percentage by weight of each element. Okay, so total weight of the element of one molecule upon gram molecular weight of the compound into
100. ओके, तो यहाँ से मुझे परसेंटेज वेट मिल जाएगा. तो इन दैट वेरी सेम मैनर दे हैव यूज्ड इट फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. Na2CO3 का अगर मैं टोटल वेट निकालूंगा तो कितना आएगा? 106 आएगा. ठीक है. सो देयरफॉर 106 grams of Na2CO3 contains 46 grams of सोडियम. क्यों? क्योंकि देखो 46 ग्राम यहाँ से निकाले थे. सोडियम का एक एटम का वेट है 23. ठीक है, अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे हैव प्रोवाइडेड एक एटम का वेट है 23. ओके, और सोडियम यहाँ पे कितना लगा है? 2 एटम लगे हुए हैं. तो 23 2 कितना होता है? 46 ग्राम्स. ओके, 46 ग्राम्स. तो 46 द वेट ऑफ सोडियम अपॉन द टोटल वेट ऑफ द मॉलिक्यूल इंटू 100. हम लोग जैसा परसेंटेज कैलकुलेट करते ना, वैसा ही सेम परसेंटेज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सो वी गेट द वैल्यू एज 43.4. एक सेकेंड, वाई हैव द रिटन ग्राम? परसेंटेज बोलना चाहिए था यहाँ पर, ग्राम नहीं बोलना चाहिए था, परसेंटेज बोलना चाहिए था. एक सेकेंड, परसेंटेज मास है क्या ये? लेट मी जस्ट चेक देन. हाँ देखो, परसेंटेज बोलना चाहिए था, ग्राम नहीं बोलना चाहिए था. इट इज नॉट 43.4 ग्राम्स, इट इज 43.4 परसेंटेज. एक्चुअली में ग्राम अगर देखा जाए तो फिर वो तो 46 ग्राम्स है. ओके, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे परसेंटेज कर देना. ठीक है. सेम यू कैन ऑल्सो डू फॉर दिस थिंग कार्बन. Na2CO3 C सिर्फ एक ही है और एक कार्बन का वेट है 12. 12 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, 11.3%. एंड रिमेनिंग 48 ग्राम्स क्या है? ऑक्सीजन है, तो 48 अपॉन 100 इंटू 106, 45.3% ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सेम थिंग दे हैव आल्सो यूज्ड टू फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10H2O. ओके, ये भी सेम सम है, इथाइल अल्कोहल में हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट किए. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द सेम थिंग रिपीटेड अगेन, सो आई एम नॉट गोइंग टू go through those two sums again. Let us go to the next topic. Empirical formulae of a compound. Okay, empirical formulae का मतलब क्या होता है? अगर सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6. ओके, अब यहाँ पर द नंबर ऑफ एटम्स इज हाई. अगर एक HCl मॉलिक्यूल की बात करूंगा, HCl मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी सिंपल. एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, कंबाइन कर दिया, दैट्स इट. लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में C6 है, H12 है, O6 है. अगर हम लोग हायर मॉलिक्यूल सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज वो सब में जाएंगे, वो तो और भी बहुत बड़े बड़े. कार्बन 12, कार्बन 24. ओके, ऑक्सीजन 50 60 लाइक दैट. ओके, सो इफ यू आर हैविंग दिस हायर मॉलिक्यूल्स और C6H12O6, फिलहाल हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर हम लोग कॉमन रेशियो 6 निकाल सकते हैं. अगर हम सबका वेट का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C6H12O6, 6 12 6. ओके, आई कैन कैंसल आउट ऑल द नंबर्स बाय 6. 6 1 जा, 6 2 जा, 6 1 जा. तो ये 1 2 1 क्या हो गया? ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर मैं ग्लूकोज का लिखूंगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6. वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नो डाउट, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या रहेगा? C1H2O1. ये एम्पिरिकल फार्मूला मुझे क्या बताता है? ये एम्पिरिकल फार्मूला मुझे ये बताता है कि कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन उसका डबल है और ऑक्सीजन भी एक ही रहेगा. ओके, सो द नंबर ऑफ दिस थिंग विल बी इक्वल. अंडरस्टूड? So basically empirical formula just used to find the ratios. Okay, the empirical formula of a compound is the simplest formula which gives the simplest ratio in the whole numbers of atoms of different elements present in one molecule of a compound. Okay, like H2O2 का क्या है? 2 2 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 2 में से 2 2 कॉमन निकाल दो 1 1 आ जाएगा उसका रेशियो. ये ग्लूकोज का भी जैसे मैंने बताया 1 to 1, ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया. इन द वेरी सेम मैनर यू कैन आल्सो फाइंड फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, अभी यहाँ पर बताया हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला. हाउ डू यू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला? Okay, the percentage weight of oxygen, carbon, of hydrogen is sometimes not given. Hence, it is first determined by subtracting the sum of the elemental percentage from 100 grams. मतलब first basically तुमको क्या करना है? जो जो तुम्हारे पास element present है सबका तुमको पहले percentage mass निकालने का है. Percentage mass कैसे निकालने का है? Using the same method that we use over here. जैसे मैंने 43 ये निकाला था. First step is find the percentage. Second step is what? The percentage weight of each element is divided by its atomic weight. Okay, तो अगर सपोज कार्बन का परसेंटेज आया कुछ 40% कार्बन है, तो हम उसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे. एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना है? 12. तो 46 डिवाइड बाय 12. ओके, तो फर्स्ट यू फाइंड द परसेंटेज एंड सेकंड स्टेप इज व्हाट? यू डिवाइड इट बाय द एटॉमिक वेट. दिस गिव्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, इफ इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कोई कोई क्रिस्टल के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, लाइक 10H2O, 4H2O, 5H2O वगैरह वगैरह. ठीक है, its percentage weight is divided by the molecular weight of water.
ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो भी वेट रहेगा उसको हम लोग 18 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है। तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि वाटर का जो क्वांटिटी है वो कितने रेशियो में है। अगर 18 से डिवाइड करने के बाद अगर 2 आया देन वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर 18 से डिवाइड करने के बाद अगर 3 आया तो वी हैव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, टू गेट अ होल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 एंड 3 आर डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, हम सब में देखेंगे वो। जैसे देखो कार्बन C6H12O6, 6 12 6, स्मॉलेस्ट नंबर क्या था? 6 था। तो हमने सबको जब 6 से डिवाइड कर दिया तो हम लोग को एक रेशियो मिल गया ना, 1 to 1। ओके, अगर अज्यूम करो 4.5 9 4.5। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 4.5। अगर मैं सबको 4.5 से डिवाइड करूंगा, 4.5 डिवाइड बाय 4.5 इज 1, 9 डिवाइड बाय 4.5 इज 2, 4.5 डिवाइड बाय 4.5 इज 1। सो इन दैट मेथड आल्सो आई कैन कैलकुलेट के 1 to 1 का रेशियो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन वी राइट साइड बाय साइड एंड वी कैन राइट द सबस्क्रिप्ट। H के नीचे 1, O के नीचे 2, C के नीचे वी राइट द नंबर्स डाउन एंड वी कैन find this thing. So this is the entire method of solving the empirical formula. Now we will do one sum. इसका मैं एक sum पूरा explanation करता हूँ। ठीक है, तो आज इतना करेंगे हम लोग यहाँ पर। आई थिंक इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बाद सी टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। सो मैं दोनों का एक एक सम करके दिखाता हूँ। तो आज वी विल ट्राई टू फिनिश सी ऑल्सो। ओके, हाँ, तो पहला हम लोग को क्या निकालने का है? द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज CH3COOH। CH3COOH का स्पेसिफिक नाम पता है क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। ओके, तो एसिटिक एसिड दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH, उसका हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। ओके, तो अगर मैं CH3COH को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखने जाऊंगा तो क्या रहेगा? 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है ना। यहाँ पे देखो 2 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे H3 और H4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना है? COO, तो 2 ऑक्सीजन। दैट्स इट। सो वी हैव रिटन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाउ। नेक्स्ट, रेशियो क्या रहेगा? CHO का रेशियो इज 242। यहाँ पर डायरेक्टली निकाल दिया। अच्छा, 242, 242 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो। 242 का स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, सो 2 डिवाइड 2 इज 1, 4 डिवाइड 2 इज 2, एंड ये तो CH2O आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया। इट इज नॉट गिवन टू अस, सो वी डायरेक्टली यूज द डायरेक्ट मेथड। ओके, but this is not the percentage method. Percentage method is mentioned at example number 5. Find the empirical formula of the compound with the following percentage composition. Okay, so they have not given the molecular formula, they have not given the structural formula. What they have given is just the percentages, और परसेंटेज देखिए बताया गया क्या? अच्छा ठीक है, अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। तो एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर 47.8% जिंक है और 52.2% क्लोरीन है, तो टोटल 100% हो गया। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ जिंक और क्लोरीन है। ओके, तो फर्स्ट मेक अ टेबल। ओके, यहाँ पर एलिमेंट आएगा ZnCl, परसेंटेज कंपोजिशन इज 47.8, 52.2, एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65। ठीक है, ये तुमको मालूम होना चाहिए। जनरली आई थिंक एग्जाम में दे विल प्रोवाइड एटॉमिक मास। ओके, बट इफ यू रिमेंबर इट देन बेटर। ओके, बिकॉज अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सम यहाँ पे स्टेप पे आके तुम अटक जाओगे। क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5, वो तो हमको पता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप ये था कि परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करो। 47.8 डिवाइड बाय 65 एटॉमिक मास, और यहाँ पर 52.2 डिवाइड बाय 35.5, तो तुमको मिल गया कि इसका रेशियो है, एटॉमिक रेशियो है 0.73 और इसका एटॉमिक रेशियो है 1.46। 0.73 और 1.46 दोनों में छोटा कौन सा है? दोनों में छोटा है 0.73, तो मैं दोनों को 0.73 से डिवाइड करूंगा। 0.73 डिवाइड बाय 0.73 इज 1, 1.46 डिवाइड बाय 0.73 is 2, so zinc 1 and Cl 2. Okay, so ratio of zinc and chlorine is 1:2. Hence the empirical formula is what? Empirical formula is ZnCl2. That's it. Okay, this is how we can find the empirical formula if percentage weight is given to us. Okay, next sum also they have used the same method, magnesium, sulfur, oxygen, hydrogen. मेथड सेम है, बस सिर्फ क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। मैग्नीशियम का परसेंटेज दिया है अपने को 9.76, 13.01, ये सब क्वेश्चन में दे दिया गया। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इज 9.76, सल्फर का ये एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और वाटर का 18 अपने को पता है। ठीक है, आप सबको डिवाइड करो, फिर स्मॉलेस्ट जो नंबर आएगा उससे सबको डिवाइड करो, सिंपलेस्ट रेशियो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग कि नेक्स्ट सम तुमको आ जाएगा। लेट अस नॉट सॉल्व वन सम अगेन एंड अगेन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये जो है ना, क्या बोलते हैं हम लोग ने यहाँ पे देखे थे CH3COOH, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ओके, we are arranging the molecule in the structure at which it has been attached.
लेकिन उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2O. सो एसिटिक एसिड का molecular formula is CH3COOH, but empirical formula is CH2O. Okay, both of them are talking about acetic acid only. So right now we using these sums we found out the, what do you say, empirical formula. But in this sum we'll be studying how to find out the molecular formula. Okay, the molecular formula of a compound denotes the actual number of atoms of different elements present in one molecule of a compound. ओके, तो CH3COH के अंदर कितना प्रेजेंट है हमारे पास? CH3COH के अंदर हमारे पास 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन था, तो ये भी चलेगा, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चलेगा हमको, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही माना जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक मॉलिक्यूल के अंदर जो जो प्रेजेंट है उसको हम लोग अगर लिख देंगे नंबर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लाइक CuSO4H2O, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल, इट्स अ स्पेशल नेम, ओके, ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल क्या है? बेसिकली कॉपर सल्फेट इन वाटर, CuSO4 in water, that is called as blue vitriol. तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे we are having 1 atom of copper, 1 atom of sulfur, 4 atom of oxygen and 5 molecules of water of crystallization, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहला कैलकुलेट द एम्पिरिकल वेट ऑफ द कंपाउंड, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी फाउंड आउट बाय द सेम प्रीवियस मेथड वी यूज्ड इन द प्रीवियस सम। डिवाइड दिस मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट को एम्पिरिकल वेट से डिवाइड करो तो तुमको एक नंबर मिलेगा, एंड मल्टीप्लाई द एम्पिरिकल फॉर्मूले बाय दिस नंबर। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये जो नंबर सेकंड स्टेप में जो नंबर है ना, मॉलिक्यूलर वेट को एम्पिरिकल वेट से डिवाइड करो, तुमको n मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे CH3COH, इसका एक मॉलिक्यूलर वेट रहेगा बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो एम्पिरिकल वेट है वो ये जो है CH2O, इसका तुम वेट निकालो तो तुमको एम्पिरिकल वेट मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट तुम डिवाइड करो तो तुमको उसमें n मिल जाएगा, यू विल ऑब्टेन n, okay, and you take the empirical formula and you multiply by n, you will get the molecular formula. That's it. It's as simple as that. Molecular formula is equal to n into empirical formula, where the value for n is equal to what? The value for n is molecular weight upon empirical weight. Understood? Now let us go to a sum. हाँ, calculate the empirical formula of a compound whose molecular formula is, अच्छा यहाँ पे वापस empirical formula निकालने को बोला गया है। molecular formula वाला कोई सम नहीं है क्या? हाँ, ये एग्जांपल नंबर 8 देखो। अ कंपाउंड इज फाउंड टू पोजेस 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन, 53.3% ऑक्सीजन, तो ये 3 है। उसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60 है। Find the molecular formula. So in previous sum we were finding the empirical formula, but in this sum we will try to find the molecular formula. तो क्या क्या है हमारे पास? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों का परसेंटेज कितना है? 46.7 और 53.3. It is given in the question. Atomic mass of carbon is 12, atomic mass of hydrogen is 1 and atomic mass of oxygen is 16. We already know that. Divided, atomic ratio मिल जाएगा, simplest ratio 1 to 1 है, तो हमें क्या मिल गया? Empirical formula मिल गया 1 to 1, तो C1H2O1 which is CH2O. This is the empirical formula of the molecule we are talking about. Okay, तो molecular formula क्या होता है? Molecular formula is n times the empirical formula, है ना? We have seen this over here. So our molecular formula will be what? It will be n into CH2O. Okay, now molecular mass will be equal to how much? n into कार्बन का वेट है 12, हाइड्रोजन का वेट है 2, 2 हाइड्रोजन तो 2, और ऑक्सीजन का वेट है 16, तो 30 n, ठीक है। तो molecular mass कितना होना चाहिए? 30 into n. Okay, but it is given to us in the question that the molecular mass is 60. So 30 n is equal to 60. Hence the value for n is equal to how much? It is equal to 2. एक बार तुम्हें n2 मिल गया है तो तुम उसको एम्पिरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करो, तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो C1 है इंटू 2 इज C2, H2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? H4, और O1 इंटू 2 क्या बन जाएगा? O2. So hence we have also seen how we can get to molecular formula if we have the empirical formula. Okay, fine. So do one thing, solve the remaining sums, just try it out as homework. Okay, see if you can get the answer for the sums. यहाँ पे solution तो दिया हुआ है तुम्हारे सामने, कोई भी step अगर तुमको नहीं आ रहा ना, like suppose for example ये तुम example number 10 कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे mass of carbon ऐसा कैसे आया? How did mass of carbon came as this? तो तुम मुझे सिर्फ इसका एक स्क्रीन इसका एक फोटो खींच के यहाँ पे अंडरलाइन करके या मार्क करके या फिर कैसे भी करके मुझे बता देना, तो मैं उसको दिन भर तुम्हें आई विल बी प्रोवाइडिंग यू करस्पॉन्डेंस के कैसा कैसा उसको सॉल्व करने का है, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा करके हम सॉल्व कर ले। ओके, fine. So I'm ending today's lecture over here. So we have done B and C part. Tomorrow we'll start with part D. Okay. Okay. Yeah. Okay, goodbye.